हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट ऑफ स्टॉक बुक्स में। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं और ये रोमांसिंग द बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए बिना वक्त ज्यादा किए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्ड से दो महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। जैसा कि इसके नाम में ही है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका मतलब होता है ये अकाउंट हमें बताता है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया है या लॉस। लेकिन हमें जानना ही क्यों है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया है या लॉस? इसे समझने के लिए एक बात सोचिए कि अगर आपसे कोई बोले कि कोई 3 बड़ी कंपनी के नाम बताओ और उसके बिजनेस के बारे में बताओ, तो शायद आपका जवाब होगा टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल बिजनेस में है और एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन एक ही बिजनेस में होते हैं और वो है टू मेक प्रॉफिट। लेकिन हमें समझ कैसे आएगा कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं? तो इसे फाइंड आउट करना उतना भी आसान नहीं है। किसी कंपनी के बिल्डिंग्स देखकर या उसमें काम कर रहे बिजी वर्कर्स को देखकर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर रहा है या लॉस, क्योंकि हो सकता है कि एक बड़ी कंपनी जिसका मार्केट में बहुत नाम है वो लॉस बुक कर रही हो और हो सकता है कि एक छोटा सा गैरेज काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो। तो अगर आपको जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर रहा है या लॉस, तो उसका एक ही रास्ता है और वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंपल सा फंडा है। इस अकाउंट के जरिए आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर रही है या लॉस। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉफिट का, तो एग्जैक्टली प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एक्सपेंस से ज्यादा हो तो इस सिचुएशन को प्रॉफिट कहा जाता है, और जब ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस इनकम से ज्यादा हो तो उस सिचुएशन को लॉस कहते हैं। एक्सपेंसेस बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड, सैलरीज, मनी स्पेंट ऑन रेंट, ट्रैवलिंग, और अगर कंपनी ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी एक्सपेंस में ही आते हैं। इनकम के साइड में सेल्स दिया हुआ रहता है। कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से कितना का सेल किया है वो सेल्स में दिया रहता है। कोर बिजनेस का मतलब होता है, मान लीजिए कि अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी है तो टेक्सटाइल का बिजनेस उस कंपनी का कोर बिजनेस होगा। कंपनी के इनकम का सोर्स अपना कोर बिजनेस छोड़कर और भी कई सारे होते हैं, जैसे अगर कंपनी के बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है, या कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया हो और उस पर डिविडेंड मिलता है, या कंपनी ने अपने किसी एसेट्स को सेल किया हो। ये सारी चीजें भी कंपनी के लिए इनकम का सोर्स है। तो इस तरह के इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम में शो किया जाता है। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करता है तो ये काफी अप्रिशिएटेबल है, लेकिन ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि कंपनी का ज्यादातर इनकम उसके कोर बिजनेस से ही आए। अगर कंपनी का ज्यादातर इनकम उसके कोर बिजनेस को छोड़कर दूसरे सोर्सेज से आता है तो ये बहुत ही चिंता करने वाली बात है। कन्वेंशनल टी टाइप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स जो कि टॉप राइट हैंड साइड में रहता है उसे टॉप लाइन कहते हैं, और प्रॉफिट जो कि बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसे बॉटम लाइन कहते हैं। तो कोई भी बिजनेस में क्यों होता है? बॉटम लाइन जनरेट करने के लिए या टॉप लाइन जनरेट करने के लिए? एक बात हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बिजनेस टॉप लाइन जनरेट करने के लिए नहीं होता है। बिजनेस तो बॉटम लाइन जनरेट करने के लिए होता है। हम या कोई भी प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस में होता है, लेकिन जब तक टॉप लाइन नहीं होगा तब तक बॉटम लाइन कहां से आएगा? तो टॉप लाइन यानी सेल्स जनरेट करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ जब हम बात करते हैं बिजनेस बॉटम लाइन जनरेट करने के लिए होता है, तो कहने का मतलब ये है कि हम सेल्स में तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ऐसे सेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है जिससे प्रॉफिट ही ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। कंपनी ने प्रॉफिट करना ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स और लायबिलिटीज लिस्ट रहते हैं। एसेट्स का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना प्रॉपर्टी है या सामान है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। लायबिलिटीज का मतलब होता है कंपनी पर कितना कर्ज है, यानी कंपनी ने कितना उधार लिया है। जब बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है तो बिजनेस उधार लेता है। बिजनेस उधार लेता है बिजनेस के ऑनर से, और ऑनर से लिए हुए पैसों को कैपिटल बोला जाता है। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि बिजनेस ओनर उसी बिजनेस के लिए बिजनेस को उधार देता है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए ऑनर को इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनाइजेशन से अलग माना जाता है। बिजनेस आउटसाइडर से भी उधार लेते हैं जिसे लोन कहा जाता है। इसीलिए ऑनर और आउटसाइडर दोनों ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिए रहते हैं। इसके बाद होता है करंट लायबिलिटी, जिसमें क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड वेंडर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट्स रहते हैं। बैलेंस शीट के दूसरे साइड में होता है एसेट्स। एसेट्स रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है या वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन ने लायबिलिटी साइड के बोरोड मनी से लिया है। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें आते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर, टूल्स एक्सेट्रा, और दूसरा होता है करंट एसेट्स, जिसमें आते हैं डेब्टर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस और इन्वेंट्री। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटी
एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। जैसे मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, गुड्स प्रोसेस किए जाते हैं, इक्विपमेंट परचेज किए जाते हैं, सैलरीज पे किए जाते हैं, उधार लिए जाते हैं और कई सारी एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से चलती रहती है। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए होता है। वैसे तो हर महीने या हर वीक ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन कम से कम साल में एक बार तो बनाना ही चाहिए। जो भी लोग बिजनेस रन करते हैं या मैनेज करते हैं, ऑनर्स से लेकर प्रेसिडेंट और सीईओ तक, उन्हें ये दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने आना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है उनके लिए जो हायर पोस्ट पर लीड करते हैं या बिजनेस ओन करते हैं। बैलेंस शीट के बारे में एक गलतफहमी है कि बैलेंस शीट वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें बैलेंस शीट को बनाना आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं भी आता है तो भी आप बैलेंस शीट को रीड कर सकते हैं। अगर आप कन्वेंशनल वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखेंगे तो आपको बहुत साल लग सकते हैं, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं एक आम आदमी के तरीके से। लेकिन इससे पहले हम कुछ सवाल के जवाब देख लेते हैं। पहला सवाल है, जो डाटा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होते हैं वो डाटा कहाँ से आते हैं? ऑफ कोर्स ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आते हैं। दूसरा सवाल है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आखिर रिकॉर्ड क्या करते हैं, या आप अकाउंट को डिफाइन कैसे करेंगे? तो अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे अकाउंट कहते हैं। और आखिरी सवाल है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फॉर्म में मनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है या मनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाता है, उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। समटाइम्स मनी ऑर्गेनाइजेशन के ना तो बाहर जाता है और ना ही अंदर आता है। इस केस में मनी ड्यू रहता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को पैसे देना है या किसी से लेना है, तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन में मनी इन होता है या आउट होता है या ड्यू होता है, उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, ये अकाउंट का जॉब है कि बारीकी से उसे रिकॉर्ड करे। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट मेंटेन क्यों करते हैं? जैसा कि हमने पहले ही बात किया है, बिजनेस स्टार्ट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना, और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर रहा है या नहीं ये जानना उतना आसान नहीं है। इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी रिकॉर्ड किया जाता है उसे पीरियडिकली कंप्रेस करके उससे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। इसका मतलब है एक सर्टेन पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी होता है, अंत में वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड और अपीयर होना चाहिए, चाहे वो बैलेंस शीट के साइड में हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड में। ये दोनों अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सिर्फ 4 तरह के ट्रांजैक्शंस रिवील करते हैं: एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज। और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जिसे आप इन चारों कैटेगरी में ना बांट सके, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होता है आप उसे इन चारों कैटेगरी में डिवाइड करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो एज अ नॉन अकाउंटेंट पर्सन, अगर आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करके इन चारों कैटेगरीज में डिवाइड करके रिकॉर्ड करना है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। जब अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो सबसे पहले सारे ट्रांजैक्शन को देखते हैं और इन ट्रांजैक्शंस को कई सारे प्रोसेस से गुजारते हैं और अंत में इससे बैलेंस शीट बनाते हैं। और हम यहाँ पर क्या नहीं समझ पाते हैं? प्रोसेस। तो इस बुक के ऑथर का सजेशन है कि आप हर ट्रांजैक्शन को एग्जामिन कीजिए, प्रोसेस को बाईपास कीजिए और डायरेक्टली आइटम्स को स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कीजिए और आपका बैलेंस शीट बना लीजिए। तो चलिए इस तरह से बैलेंस शीट को बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन ने अकाउंट मेंटेनिंग को बंद करने का डिसीजन लिया है। इसके जगह ऑर्गेनाइजेशन ने गेट पर एक बड़ा सा बॉक्स प्रोवाइड कर दिया है और जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, बुक में रिकॉर्ड करने की बजाय वहां रखे पेपर पर उस ट्रांजैक्शन का डिटेल लिखकर उस बॉक्स में डाल दिया जाता है और 1 महीने या 3 महीने के बाद वो बॉक्स आपको दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से 2 टेम्पलेट्स तैयार कर लेना है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और दूसरा बैलेंस शीट का। इसके बाद आपको बॉक्स से एक पर्ची निकालना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है या लायबिलिटी है। तो चलिए इसे करके देखते हैं। मान लीजिए आपने पहली पर्ची निकाला और वो पर्ची सैलरीज और वेजेस का है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा एक्सपेंस में। नेक्स्ट पर्ची आपने निकाला वो आया ट्रैवलिंग कॉस्ट का, तो ये भी एक्सपेंस में ही आएगा। फिर गुड्स एंड सर्विस सोल्ड, यानी आपका प्रोडक्ट सेल हुआ तो इनकम में आएगा। लोन लिया, लायबिलिटी में आएगा। इक्विपमेंट परचेस किया, एसेट्स है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, एक्सपेंस में आएगा। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे,
एक्सपेंस में आएगा, मनी इन्वेस्ट फॉर स्टॉक ऑफ अदर कंपनीज एसेट्स में आएगा, डिविडेंड रिसीव इनकम में आएगा। आप इस तरह से बॉक्स में रखे सारे पर्ची को खत्म कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बॉक्स में जितने भी पर्ची होंगे आप सारे पर्ची को इन चारों ट्रांजैक्शन में क्लासिफाई कर लेंगे और इस तरह जब आप बैलेंस शीट बना लेंगे तो आपके बनाए बैलेंस शीट और अकाउंटेंट के बनाए बैलेंस शीट सेम ही होंगे। डू यू नो योर डेबिट्स फ्रॉम योर क्रेडिट्स? डेबिट्स और क्रेडिट्स दो ऐसे अकाउंटिंग वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं और ये दोनों वर्ड काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें इन दोनों वर्ड्स का मतलब कॉन्फिडेंटली पता है। कई लोगों को लगता है कि इनमें से एक गेन है तो दूसरा लॉस, या एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, लेकिन उनके लिए ये फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा गेन है और कौन सा लॉस। इस कंफ्यूजन का कारण है ये दोनों वर्ड्स, इन दोनों वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। इस अकाउंटिंग सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कहा जाता है। इस सिस्टम का मतलब होता है जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन एक साथ दो अकाउंट हेड्स को इम्पैक्ट करता है। अकाउंट हेड्स मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अकाउंट हेड्स किसी ट्रांजैक्शन का ब्रॉडर है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आप पेन, राइटिंग पैड या डीवीडी बॉक्सेस खरीदते हैं तो इन सब का अकाउंट हेड होगा स्टेशनरी, या फिर आप टेबल या चेयर खरीदते हैं या कबर्ड खरीदते हैं तो इनका अकाउंट हेड होगा फर्नीचर। अगर डबल एंट्री सिस्टम को एग्जांपल के तौर पर समझे तो मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन ने 2 डजन बोर्ड पेन परचेज किया, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है और ये ट्रांजैक्शन अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दो अकाउंट हेड्स एक साथ इफेक्ट होंगे। इस केस में वो कौन से अकाउंट हेड्स हैं? वन इज स्टेशनरी एंड अदर इज द कैश और द बैंक अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम ये भी बोलता है कि इस सिस्टम में ना सिर्फ किसी ट्रांजैक्शन का साइमल्टेनियसली दो अकाउंट हेड्स पर इफेक्ट होता है बल्कि दोनों अकाउंट पर सेम इफेक्ट होता है, ठीक न्यूटन्स के लॉ की तरह। तो एडमिन ने 500 का 2 डजन पेन लिया था और अब हम जानते हैं कि इससे दो अकाउंट हेड्स इफेक्ट होंगे, पहला स्टेशनरी और दूसरा कैश, और दोनों अकाउंट हेड्स पर इक्वल इंपैक्ट पड़ेगा, यानी दोनों अकाउंट पर 500 का इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ कि हमने स्टेशनरी लिया, यानी स्टेशनरी के हिसाब से हम रिच हो गए, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट या कैश से 500 चले गए, मतलब बात बराबर हो गया। डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स का यूज डबल एंट्री सिस्टम में यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए कि किसी एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट हेड्स पर किस तरह से ऑपोजिट इफेक्ट होता है। अगर किसी एक अकाउंट से डेबिट हुआ है तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होना ही चाहिए, और इन दोनों वर्ड्स का अच्छा बुरा या पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ दो ऑपोजिट इंपैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको और भी आसानी से दोनों स्टेटमेंट्स समझ आ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी या एसेट्स में। और अभी आपने सीखा जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटेंट एक अकाउंट हेड असाइन करता है, लाइक स्टेशनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, और डिसाइड करता है कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट। इसका मतलब है हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और एसेट्स, इनमें से 2 क्रेडिट होंगे और 2 डेबिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस और एसेट्स में डेबिट का लेबल है और इनकम और लायबिलिटीज में क्रेडिट का। अगर एक्सपेंस और एसेट्स में डेबिट का लेबल है तो ये जरूरी है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो होगा ही, और ठीक इसी तरह इनकम और लायबिलिटीज में भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगा क्योंकि दोनों में ही क्रेडिट का लेबल है। अब आप ध्यान से एक्सपेंस और एसेट्स के साइड का आइटम्स को एग्जामिन कीजिए, क्या आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है? तो चलिए एक्सपेंस में से सैलरी को ले लेते हैं और एसेट्स में से फर्नीचर को ले लेते हैं और सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही केस में मनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गया है। अगर हमने आज 1 लाख सैलरीज पे किया है तो वो एक्सपेंस है, और अगर हमने कल 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया है तो ये एसेट्स में अपीयर होगा। दोनों ही केस में हमने मनी स्पेंड किया है। ठीक इसी तरह अगर हम बात करेंगे इनकम और लायबिलिटीज के बारे में तो दोनों ही केस में मनी ऑर्गेनाइजेशन में इन होता है, जिस तरह एसेट्स और एक्सपेंस में मनी आउट होता है। मिस्टर अनिल लांबा ने पहले ही बता दिया है कि बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके पास किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ 4 ऑप्शन है, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और एसेट्स, और आप इन 4 ऑप्शंस को 2 ऑप्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन होता है और दूसरा वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी आउट होता है। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि एक्सपेंस और एसेट्स में मनी आउट होता है और इनकम और लायबिलिटीज में मनी इन होता है। इसका मतलब है जब आप किसी ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर रहे हैं तो आप उस ट्रांजैक्शन को देखते ही समझ जाएंगे कि मनी इन हो रहा है या आउट। अगर मनी इन हो रहा है तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, लायबिलिटीज और इनकम, और अगर मनी आउट हो रहा है तो भी आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एसेट्स और एक्सपेंस। तो 4 ऑप्शन में दिमाग लगाने से बेहतर है कि आप सिर्फ 2 ऑप्शन में ही दिमाग लगाएं। इससे आपको स्टेटमेंट्स तैयार करने में और भी आसानी होगी। हमने
हमने एक्सपेंस और एसेट्स में सिमिलरिटीज तो देख लिया, अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब भी मनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाता है तो या तो एक्सपेंस होता है या एसेट्स होता है, लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना है कि जब हम मनी स्पेंड करते हैं तो एक्सपेंस और एसेट्स दोनों ही नहीं हो सकता, बल्कि दोनों में से कोई एक ही होगा। इसीलिए हमें एक्सपेंस और एसेट्स के बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। एक्सपेंस और एसेट्स के बारे में काफी सारी मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि लोगों को लगता है कि टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी, कार, कंप्यूटर एसेट्स हैं और इंटेंजिबल आइटम्स लाइक सैलरी, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी टेंजिबल है लेकिन वो एक्सपेंस में आता है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि एक्सपेंसेस स्मॉल वैल्यू आइटम्स हैं, जैसे कि स्टेशनरी, और एसेट्स हायर वैल्यू वाले आइटम्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स। हालांकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन सैलरीज पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जो कि एक्सपेंस में अपीयर होते हैं, और कम दाम के सामान जैसे कि डेस्कटॉप, कंप्यूटर्स एसेट्स में आते हैं। कुछ लोगों का ओपिनियन ये भी हो सकता है मनी स्पेंट एक्सपेंस है या एसेट्स, ये नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। यानी अगर आप कार लेते हैं तो ये स्पेंट आपके लिए एसेट्स होगा, और अगर कार डीलर कार परचेज करता है तो कार डीलर के लिए ये एक्सपेंस होगा। लेकिन हकीकत में इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया रिलेवेंट नहीं है। एक्चुअली जब हम डिसाइड करते हैं कि स्पेंट एक्सपेंस है या एसेट्स, तो वो टोटली डिपेंड करता है आइटम के लाइफ पर, यानी उस आइटम का लाइफ कितना है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है, जैसे 1 मंथ, 1 क्वार्टर या 1 ईयर के लिए। लेकिन जब बैलेंस शीट बनाया जाता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाया जाता है, यानी जिस दिन बैलेंस शीट बनाया जाता है उस दिन कंपनी के कितने एसेट्स हैं और लायबिलिटीज कितने हैं। इसीलिए बैलेंस शीट पर लिखा रहता है बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट और दैट डेट, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यानी एक साल में सारे एक्सपेंस और इनकम को जोड़कर उस स्टेटमेंट में दिया हुआ रहता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडिंग 31 दिसंबर का है तो बैलेंस शीट होगा एज ऑन 31 दिसंबर का, यानी बैलेंस शीट एक पार्टिकुलर डेट का होता है। अगर 5 लाख बैंक बैलेंस एसेट साइड शो कर रहा है 31 दिसंबर को, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में 31 दिसंबर को 5 लाख है, और हो सकता है कि 30 दिसंबर को बैंक बैलेंस कुछ और हो और 1 जनवरी को कुछ और हो। लेकिन बैलेंस शीट 31 दिसंबर को बन रहा है, इसलिए बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस 5 लाख ही शो करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन काफी तेजी से होती है, काफी सारी एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और अगर आपको इन सारी एक्टिविटीज का स्नैपशॉट चाहिए तो आप उस मोमेंट का बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा है, किसी आइटम पे स्पेंड एक्सपेंस है या एसेट्स है, आइटम के लाइफ पर डिपेंड करता है, यानी उस आइटम का कितने दिनों का लाइफ है। चलिए इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन 31 दिसंबर को दिसंबर मंथ का सैलरी पे कर रहा है, और एक एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन से 6 महीने का एडवांस्ड पेमेंट का रिक्वेस्ट किया है, और ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी किया है और उसे 6 महीने का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर ऑर्गेनाइजेशन 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है तो वो 6 मंथ्स का एडवांस सैलरी कहाँ अपीयर होगा? वैसे तो सैलरीज एक्सपेंस में अपीयर होते हैं, लेकिन ये एडवांस सैलरी का वैलिडेशन काफी लंबा है, इसीलिए ये एसेट्स में अपीयर होगा। दूसरे केस में मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर मंथ में बिल्डिंग में करोड़ों रुपए खर्च किया और नवंबर में किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, तो बिल्डिंग का कॉस्ट कहाँ अपीयर होगा? तो ये सारा कॉस्ट एक्सपेंस साइड में अपीयर होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सैलरी इसलिए एक्सपेंस नहीं है कि ये सैलरी है, और बिल्डिंग इसलिए एसेट्स नहीं होता क्योंकि ये बिल्डिंग्स है। सच्चाई ये है कि आइटम का लाइफ डिसाइड करता है कि आइटम एक्सपेंस है या एसेट्स। जब सैलरी का लाइफ लॉन्ग था तब सैलरी एसेट्स में अपीयर हुआ, और जब बिल्डिंग का लाइफ शॉर्ट था तब बिल्डिंग एक्सपेंस में अपीयर हुआ। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि अगर आइटम का लाइफ लॉन्ग है तो वो एसेट्स में आता है, और अगर लाइफ शॉर्ट है तो वो एक्सपेंस में आता है। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि हाउ लॉन्ग एंड हाउ शॉर्ट। एक्चुअली में देखा जाए तो ये लॉन्ग या शॉर्ट लाइफ पर भी डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि आप बैलेंस शीट तैयार कब करने वाले हैं। अगर आइटम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले ही खत्म हो गया, यानी वो आइटम पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया गया, तो एक्सपेंस में आएगा। और अगर आइटम का लाइफ बैलेंस शीट प्रिपेयरिंग डेट को एक्सीड कर दे तो वो एसेट्स में अपीयर होगा। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कुछ कंज्यूम हो जाते हैं और कुछ बच जाते हैं, तो इस केस में जितना आइटम कंज्यूम हो चुका है वो एक्सपेंस में अपीयर होगा, और जो बचा हुआ है वो एसेट्स में अपीयर होगा। इसे आपने शायद ऑब्जर्व किया भी होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में रॉ मटेरियल अपीयर होता है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल रहता है। बैलेंस शीट प्रिपेयरिंग डेट से पहले जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो चुका है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में शो किया जाता है, और उस आइटम का बचा हुआ पोर्शन जो कंज्यूम नहीं होता है उसे एसेट्स में शो किया जाता है। इस चैप्टर के एंड में कुछ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो मैं आपको अभी शो करने वाला हूं। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप
आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।